और कौन कौन आया नमस्कार, सपा चर्चा से? में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास सिंह। लखीमपुर मामले में आज किसानों और प्रशासन के अधिकारियों के 6 दौर की बैठक के बाद समझौते पर सहमति बन गई। किसानों के मुद्दे पर भले ही समझौता हो गया हो, लेकिन प्रदेश का सियासी पारा जरूर बढ़ गया है। आज तय समझौते में यह तय हुआ कि मारे गए किसानों को 45 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, साथ ही उनको एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही घायलों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से कराई जाएगी। हम आज चर्चा करेंगे इस पूरे मुद्दे पर। प्रकरण की हाईकोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आदमी मृतक हैं उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। तो बिल्कुल सरकार का ये पूरा जोर था कि शांति व्यवस्था लगातार बनी रहे। आज इस चर्चा पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस विषय पर, और चर्चा में जो खास मेहमान हैं उनका आपसे हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं जनार्दन मिश्र जी, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में हमारे साथ, और हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं रतन मणि लाल जी, वरिष्ठ पत्रकार, अशोक सिन्हा जी, कृषि मामलों के जानकार, और प्रशांत वशिष्ठ जी, भारतीय जनता पार्टी से। आप सभी लोगों का चर्चा में स्वागत है। हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले प्रशांत से शुरुआत करेंगे, स्टूडियो से। प्रशांत, आपने देखा कल जिस तरीके से दुखद घटना हुई, उसके बाद सरकार की तरफ से जो प्रयत्न किए गए, मुख्यमंत्री लगातार घटना पर नजर बनाए रखे। उन्होंने अपने आज के सारे दौरे भी कैंसिल कर दिए और एक एक घटना पर बराबर नजर रखी गई, और 24 घंटे से पहले समझौता हो गया, सहमति बन गई। एक बड़ी घटना थी जिसको प्रशासन, सरकार ने जिस पर संवेदनशील रही, और एक बड़ी घटना अनहोनी जो हो गई थी, उसके बाद कोई बड़ी घटना नहीं हुई। जी विकास जी, मैं जनार्दन हूं, और इस पर हमने कल देखा कि कल बड़ी दुखद घटना हुई जिससे पूरे प्रदेश में एक बवाल, एक पूरी उबाल सा आ गया, और सभी राजनीतिक दलों के जो शीर्षस्थ नेता हैं उन्होंने प्रतिक्रियाएं दी, वहां पहुंचने की कोशिश करने लगे। और इस जो बड़ी घटना में 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो गोरखपुर के लिए जा रहे थे, उन्होंने अपनी विजिट को कैंसिल किया और वापस आए और खुद मॉनिटरिंग करी कि क्या क्या चीजें कैसे हो रही हैं। उन्होंने शीर्षस्थ लेवल पर मीटिंग्स करी, और वहां पर ये चीज हुई कि कैसे इस चीज को कंट्रोल किया जाए। जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी, आपने अभी देखा, जो उन्होंने उस चीज को समझौते के बाद उन्होंने एक वक्तव्य दिया और वहां पर एक चीज निकल के आई कि जो मृतक हैं उनको परिवार वालों को जो एक सहायता राशि दी जाएगी, और जो घायल हैं उनको भी एक सहायता राशि दी जाएगी, वहां पर उनको सहायता की जाएगी। और बड़ी सहमति बनी है कि मामले में जो तहरीर दी जाएगी उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ आशुतोष जुड़े हुए हैं लखीमपुर से, सीधे ग्राउंड जीरो से। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान समय में क्या स्थिति है। आशुतोष, हमें सुन पा रहे हैं आप? विकास, अगर आप जो धरना प्रदर्शन था, जो किसान बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्रित हुए थे, वो सारे किसान अब समझौते के बाद अपने अपने घरों को जा चुके हैं। हमको लगता है आवाज में कुछ तकनीकी दिक्कत है। हम प्रशांत जी के पास एक बार फिर से आते हैं। हम जनार्दन जी के पास एक बार फिर से आते हैं। जनार्दन जी, किस तरीके से देखते हैं सरकार कितनी संवेदनशील थी? हम उसी मुद्दे पे लौटते हैं जनार्दन जी, कि जिस तरीके से बराबर वार्ता हुई, 6 दौर की वार्ता की गई, उसके बाद एक सहमति बनी। आपको लगता है कि जो अन्य दल थे, खासतौर से विपक्षी दल थे, एक मौके का, जो घटना हुई दुखद हुई, सबकी संवेदनशीलता है, लेकिन उस मौके का फायदा उठाने की कोशिश हो रही थी क्या? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जिसमें किसानों ने और कुछ लोगों ने अपनी जान गंवाई। उसमें एक पत्रकार के भी जान गंवाने की एक खबर आ रही है, तो वो एक बहुत दुखद घटना थी। लेकिन जैसा आपने कहा कि संवेदनशीलता के साथ में जैसा उत्तर प्रदेश सरकार ने इस चीज को पूरी तरीके से हैंडल किया, कवर किया, वो एक ज्यादा पॉजिटिव पार्ट है, क्योंकि वहां पर सीनियर ऑफिसर्स तुरंत वहां पहुंचे, अधिकारी पहुंचे, उन्होंने जान
जांच को भी उसी तेजी से आगे बढ़ाया और वहां पर कुछ देर के लिए इंटरनेट सुविधाओं को भी रोका गया, जिससे किसी तरह की अफवाहों को न फैलने दिया जाए। ये भी एक बड़ा पॉजिटिव कदम था, एक बहुत ही सकारात्मक कदम था, क्योंकि ऐसे में सच क्या है और झूठ क्या है उस चीज का पता लगाना तुरंत आसान नहीं होता। और एक वक्तव्य भी जारी किया गया जिसमें बताया गया कि कुछ देर आप उस चीज को रखें, क्योंकि जांच चल रही है, जांच के बाद में जो उसका निष्कर्ष निकलेगा तो उस सभी चीज को उसकी सत्यता पता चलेगी। तो ये एक बड़ा उसमें था। लेकिन जो राजनीतिक एक गलियारों में जिस तरह से एक बुगाहट देखी गई किया कि सियासी पारा काफी ज्यादा चढ़ गया था। हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। रतनमणि जी हैं हमारे साथ। रतनमणि जी, हमारे देश में किसान की जो एक छवि है, अन्नदाता की, सौम्य, सुशील, सभ्य, कल जो घटना हुई, दुखद घटना हुई, आप किस तरीके से देखते हैं? कल जो हिंसक वारदात हुई, देखा गया, हालांकि प्रशासन ने बड़ी जल्दी ही इस पर काबू पा लिया, एक समझौता हो गया, लेकिन आप इस घटना को किस तरीके से देखते हैं? हमारे किसानों की जो छवि है, क्या उसके अनुरूप थी? मुझे ऐसा लगता है कि जो किसानों के कुछ संगठनों ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन चला रखा है, उस आंदोलन का असर उत्तर प्रदेश में बहुत व्यापक स्तर पर नहीं हुआ था। और उसका जो भी असर दिख रहा था वो या तो दिल्ली के सीमाओं पे दिख रहा था या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में दिख रहा था। और चूंकि इस आंदोलन को चलते हुए काफी लंबा समय बीत गया है, मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऐसी टिप्पणी भी की गई कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो सड़क पे आंदोलन करने का क्या असर है, क्या लाभ है। तो मुझे लगता है इन सब वजहों से जो भी आंदोलन के पीछे जो संगठन है उनके अंदर कहीं ना कहीं जरूर ये भाव आया है कि इस आंदोलन को कैसे और व्यापक बनाया जाए, जिससे सरकार पर, खासतौर पर केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार पर दबाव बनाया जा सके, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद भी ये आंदोलन अभी तक प्रदेश भर में फैला नहीं था। तो इसलिए लखीमपुर की ये घटना, मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि वहाँ पर तराई के क्षेत्र में पंजाब से विस्थापित हुए सिखों की बड़ी संख्या है जो वहाँ पे काफ़ी खुशहाल तरीके से खेती कर रहे हैं पिछले कई दशकों से, तो वहाँ पर कुछ असंतोष पैदा करके ऐसी स्थिति आई है जिसकी वजह से वहाँ पे ये टकराव हुआ और उसमें कुछ लोगों की मृत्यु हुई, कुछ लोगों को पीट के मारा गया, कुछ लोगों की दुर्घटना में मृत्यु हुई। अभी उस पूरी घटना की वास्तविक पिक्चर देखिए, दो वर्जन होते हैं हमेशा। अभी पूरी घटना की पिक्चर हमें लगता है हम लोगों के सामने नहीं आई है, लेकिन एक कारण के बारे में मुझे लगता है मैं काफी स्पष्ट हूँ कि आंदोलन को किसी न किसी तरह से और व्यापक बनाने की कोशिश में ही ये घटना हुई है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कुछ महीनों के बाद विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और जिस तेजी से आज सवेरे से लेके और दिन भर तमाम सारे राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता लखीमपुर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, उससे भी लग रहा था कि इस स्थिति का राजनीतिक लाभ उठाने की भी कोशिश की गई। ये घटना जो हुई है ये दुखद है, इसकी जांच होनी चाहिए। दोनों ही तरफ से अगर गलतियां हुई हैं तो जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि इस घटना पे कार्रवाई की जाएगी, बड़ी ही दुखद घटना है। जनार्दन जी, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं किसान आंदोलन की, तो हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में इसका कोई असर नहीं दिखा। क्या वो कारण देखते हैं इस घटना के पीछे, क्या देखते हैं? खास तौर से कुछ लोगों का कहना है कुछ अराजक तत्व इसमें शामिल थे किसानों के रूप में, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, जबकि हमारा किसान शांतिपूर्वक धरना दे रहा था और कुछ ऐसे लोग इसमें शामिल हुए, उनके आंदोलन में अपने मकसद शामिल करना चाह रहे हैं। जी, इसको पूरी तरीके से नकारना तो सही नहीं होगा कि चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां अपने आप को तैयार कर रही हैं चुनाव के लिए और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। उसमें कोई भी मुद्दा अगर ऐसा मिलता है तो राजनीतिक पार्टियां उनको भुनाने की पूरी कोशिश करती हैं और उसमें कई बयानवीर आते हैं। तो ये राजनीतिक पार्टियां राजनीतिकरण करना किसी भी मुद्दे का और उसके लाभ के लिए ये अगर मुद्दों से भटकाने की कोशिश करती हैं तो ऐसे ही अंजाम सामने आता है। उसको नकारना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए, जो आंदोलन चल रहा था उसका छोटा सा एक प्रभाव जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा जा सकता है, लेकिन वो कहीं भी बाकी पूरे प्रदेश में जो नहीं ऐसा दिख रहा। पीछे कई कारण है, उन पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ अशोक सिन्हा जी जुड़ गए हैं। अशोक जी,
किस तरीके से देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस अभी किसान आंदोलन को नहीं देखा जा रहा था, इस ये घटना किस तरीके हुई, आप किस तरीके से देखते हैं कि उत्तर प्रदेश अभी तक अछूता रहा और आगे के लिए क्या कुछ हमको देखना होगा? देखिए, इस घटना के पीछे जो मूल है वो है कृषि कानून तीन जो कृषि कानून पास हुए थे पिछले वर्ष संसद में, उसके विरुद्ध में किसानों का आंदोलन है। अब इसमें सभी किसान सम्मिलित नहीं है। पहला मुक्त व्यापार के संबंध में कानून पास हुआ था, और दूसरा यह पास हुआ था कि जो अनुबंधित खेती कर सकते हैं किसान, और तीसरा जो कानून था वो था कि वो असीमित मात्रा में अपने अनाज का वह भंडारण कर सकते हैं। यह तीनों कानून बहुत छूट के साथ दी गई थी, यानी एक तरीके से किसानों को यह मौका दिया गया था कि वो कहीं भी अपना भारतवर्ष में सामान बेच सकते हैं, और विकल्प दिए गए थे। पुरानी कोई व्यवस्था समाप्त नहीं की गई थी। मंडी परिषद भी वैसे ही बना हुआ था, एसएमपी भी वैसे ही मिल रहे थे, बढ़ाए जा रहे हैं, 2-2 साल बढ़े हुए हैं। मगर इसके विरुद्ध जो किसान आंदोलन चला, उसके पीछे राजनीति, और यह इस कानूनों में जो सबसे बड़ी बात कही गई कि इसमें छोटे और मझोले किसानों को विशेष लाभ मिल रहा है, बड़े किसानों को स्पेस कम मिला इसमें। तो जो अड़तिये थे, जो बहुत बड़े किसान थे, जो पहले से ही अनुबंधित खेती कर रहे थे, जो पहले से ही वो अपना अनाज बेच रहे थे और साथ ही साथ आड़त भी चला रहे थे, उनको दिक्कत हुई। और जब दिक्कत हुई तो उन्होंने एक तरीके से राजनीतिक आंदोलन के रूप में एक किसानों को आगे करके उन्होंने आंदोलन शुरू किया। अब जब शुरू किया तो किसान सरकार ने बुलाया कि आइए वार्ता करिए, आइए आप जो सुधार चाहते हैं वो आप सुधार बताएं। तो उन्होंने कहा कोई सुधार नहीं, हमें ये तीनों कानून वापस चाहिए। सरकार बार बार कहती रही कि वापस नहीं होगा, आप इसको ऐसा करिए कि इसमें जो भी संशोधन चाहते हो दीजिए, उनका एसएमपी की गारंटी दीजिए, तीनों कानून वापस लीजिए। अब तीनों कानून वापस हो ही जाएगा तो किसान जो एसएमपी की गारंटी है वो तो एक शासनादेश से जारी हुआ है। दुनिया के किसी देश में भी इस प्रकार का कोई कानून पास नहीं हुआ है। अब भारतवर्ष में इसमें संसद में इसको कानून ला करके और फिर से पास करना पड़ेगा। मगर इस दृष्टि यह साफ होनी चाहिए कि आप इस कानून को चाहते हैं कि नहीं, इसमें सुधार चाहते हैं कि नहीं। मगर किसान तय करके आए थे, और तथाकथित किसान मैं कह रहा हूं उन्हें, वो तय करके आए थे कि हमें इसमें कोई समझौता नहीं करना है, यह कानून वापस होना है, क्योंकि आड़तियों और बड़े किसानों के खिलाफ है। ये जो एजेंट थे, जो बिचौलिया का काम कर रहे थे, सभी बड़े किसान नहीं, जो बिचौलिया का काम कर रहे थे वो परेशान हो गए, और खास तरीके से उनके ऊपर हिट हुआ। वो उन्होंने इस आंदोलन को चलाया और उनका एक उद्देश्य था कि कहीं मोदी जी कोई गलती करे या वर्तमान सरकार कोई गलती करे, गोली चला दे या कुछ भी कर दे, बस हम कूद पड़ेंगे और इसे चुनावी फायदा उठाएंगे। परिणाम ये हुआ कि इतना उन्होंने उत्पात मचाया, दिल्ली में कोई गोली नहीं चली, कोई मतलब किसी प्रकार की सरकारी शक्ति नहीं बरती गई। जो रूप देखा हमने हिंसा का, बिल्कुल निंदनीय था। हमारे साथ प्रशांत है, प्रशांत से हम सवाल पूछेंगे। प्रशांत, विपक्ष का आरोप है कि उनको आवाज को दबाया जा रहा है, उनकी आवाज को। देखिए, लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है वो बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना का शिकार हुए सभी लोगों से हमारी सहानुभूति है, संवेदनाएं हैं। घटना की गहन व निष्पक्ष जांच के आदेश दे दिए गए। माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना से जुड़े तमाम तथ्य और वीडियो पब्लिक के डोमेन में है। आज के दिन में आवश्यक साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं, आंदोलनकारी अपना पक्ष रख रहे हैं, और उसके अलावा माननीय मंत्री जी का परिवार का भी अपना एक पक्ष है। जांच एजेंसियां तथ्यों का परीक्षण कर रही हैं, उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। एक तो ये विषय है। देखिए, जहां तक प्रश्न है विपक्ष का, मैं एक और बात मेंशन करना चाहता हूं कि इस घटना में एक दुखद मृत्यु पत्रकार जी महोदय की भी हुई है। उनके परिजनों का कहना है कि कवरेज करने के दौरान उपद्रवियों का शिकार वो बने हैं, उस पर भी जांच गहनता से चल रही है। विपक्ष से इस पूरे मामले पर हमें संवेदनशीलता की उम्मीद थी, अपेक्षा थी कि वो इस मामले पर राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन लाश पर रोटियां सेकना विपक्ष की आदत बन चुकी है, क्योंकि मुद्दा तो कोई है नहीं। देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने विकास का जो इतिहास गढ़ा है, उसके रहते हुए कोई मुद्दा नहीं है लोगों के पास। इसलिए प्रियंका गांधी जी कभी महिला पुलिसकर्मियों से बदसलूकी करती नजर आ रही हैं, कभी झाड़ू लगाती नजर आ रही हैं। एक दुखद घटना पर देश को राष्ट्रीय पार्टी से इतने निम्न स्तर पर जाकर राजनीति करने का उम्मीद नहीं था। और जहां तक प्रश्न है समाजवादी पार्टी का, तो कहना उनका मतलब उनको वो जो अराजकता, अपराध, उपद्रव और हिंसा के लिए स्वयं जाने जाते हैं,
आज सोमवार का दिन था, लोग दफ्तर जा रहे थे, बच्चे अपने स्कूल जा रहे थे, तब समाजवादी पार्टी के लोगों ने पुलिस की जीप फूंक दी, अराजकता पैदा करने की कोशिश की। जिनके नाम किसानों के नरसंहार खुद हैं, जिन्होंने किसानों की जमीनों को हड़पा, किसानों के नाम पर अराजकता को बढ़ावा दिया और राज्य में हिंसा और आगजनी को आज बढ़ावा दे रहे हैं वो। तो ये सब जो विपक्ष है उनको मुद्दे उनके पास है नहीं, इसलिए इवेंट मैनेजमेंट चल रहा है और ये कुछ नहीं है, इवेंट मैनेजमेंट है। लेकिन अराजकता और हिंसा के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है और इसके लिए जो भी दोषी लोग होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। रतन मणि जी, सरकार की तरफ से कल कई त्वरित कदम उठाए गए। घटना के बाद वहाँ पे इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई, साथ ही साथ धारा 144 लगा दी गई और तमाम बड़े नेताओं को वहां जाने से रोका गया। सरकार का कहना यह था कि वहां की स्थिति सामान्य हो जाने पर सभी लोग जाएं, राजनीति करें। आप किस तरीके से देखते हैं इन कदम को सरकार के? जी बिल्कुल, हम लोगों ने ये देखा है कि इसके पहले कुछ सालों पहले तक जब कभी भी ऐसी घटना प्रदेश में कहीं भी हुई है तो तमाम सारे जो उस समय विपक्षी दल रहे हैं उनके नेता वहां पहुंच जाते हैं, जिससे वहां की स्थानीय पुलिस के सामने एक दोहरा चैलेंज, दोहरी चुनौती आ जाती है कि एक तो वहां की स्थिति को संभालें और दूसरा ये जो अति महत्वपूर्ण लोग वीआईपी विजिट होती हैं, इनकी सुरक्षा, इनका आना जाना, इनके साथ जो कार्यकर्ताओं को हुजूम चलता है उनको संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। और जिस तरह से आज लखीमपुर में लगभग सभी प्रदेश की और प्रदेश की बाहर की पार्टियों ने ऐलान किया था कि वो लखीमपुर की ओर कूच करेंगे, उससे ये माना जा रहा था कि अगर उनमें से किसी भी दो पार्टियों के नेता अचानक एकदम एक साथ पहुंच जाते तो वहां पे स्थिति काफी चिंताजनक और गंभीर हो सकती थी। इसलिए सभी लोगों को रोका जाना आवश्यक था। हाँ, वहां पे जब स्थिति सामान्य हो जाए उसके बाद लोग जाकर वहां पे जो पीड़ित परिवार है उनके साथ अपनी संवेदना, लेकिन इससे मुझे लगता है कि सरकार ने जो कदम उठाया और नेताओं को वहां जाने से रोका, चाहे लखनऊ में या लखनऊ से लखीमपुर के रास्ते में, वो एक सही कदम था, क्योंकि इस समय जो प्राथमिकता है वो वहां पे शांति स्थापित करने की होनी चाहिए, न कि राजनीतिक संवेदना देने की। संवेदना यहाँ से भी दी जा सकती है, उसके पक्ष में बयान दिए जा सकते हैं, मांग की जा सकती है, और जो कि मुझे लगता है सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। वहां जाकर केवल और प्रोवोकेशन बढ़ता है लोगों में, और जिस तरह की बयानबाजी वहां पे होती उस पे किसी का कोई रोक तो जो कुछ हुआ लखनऊ में हमने आज देखा भी। अशोक जी, कोई घटना होती है उसे सीखने की जरूरत होती है, तो किसानों को भी, क्योंकि वहां पे जो मारे गए हैं किसान भी हैं और अन्य लोग भी हैं, तो किसानों को भी आगे चलकर ये देखना होगा कि उनके आंदोलन में हिंसक घटनाएं ना हो। शांतिपूर्वक धरना सरकार कहती है आपका अधिकार है, लेकिन जो तस्वीरें वहां से आई हैं, जो वीडियो हमने देखे हैं, वो दर्शा रहे हैं किस तरीके से हैं। डेमोक्रेसी में हिंसा किसी भी रूप में हो वह अशोभनीय है, गलत है और हिंसा नहीं होनी चाहिए। सरकार ने जो त्वरित कदम उठाया है, उन्होंने आशीष मिश्रा जो कि वहां के गृह राज्य मंत्री केंद्रीय हैं, उनके बेटे के ऊपर धारा 120D का आपराधिक हत्या, गैर इरादतन हत्या का आरोप लगा के FIR दर्ज करा दिया है। निश्चित है उनकी जल्दी गिरफ्तारी होगी। रिटायर्ड जज जांच करेंगे और न्यायिक जांच बैठाई गई है उसमें। यूपी सरकार ने घोषणा कर दी है कि 45-45 लाख रुपए प्रत्येक मृतक को, और जो घायल है उनको 10-10 लाख रुपए, और उन दोनों के परिवारजनों को नौकरी दी जाएगी। सरकार ने यह भी कहा है कि इस घटना के कारणों के तह में पहुंचा जाएगा कि आखिर ये घटना हुई कैसे। पुलिस जीप में आग लगी और सामने लोग मारते हुए दिखाई पड़े ड्राइवर को, मतलब वो बिल्कुल घायल और अचेत पड़ा था, फिर भी उसके ऊपर लाठियां बरसाई गई। अब जहां तक अभी रतन मणि जी ने कहा कि उसमें एक मीडिया कर्मी भी घायल हुआ, तो ये मैं याद दिला दूं कि इन्होंने कहा था राकेश टिकैत में कि अगला जो आंदोलन होगा या अगला जो धमकी दी थी उन्होंने कि अगला निशाना मीडिया होगा। तो वो एक तरीके से चरितार्थ हो गया है कि एक पत्रकार तो उसमें मारा गया, और न्यायिक जांच के साथ ही साथ 8 दिन के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार करने का जो आदेश मुख्यमंत्री जी ने दिया है, मैं समझता हूं कि जो कुछ भी उठाया गया है कदम, यह है लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, घटना को देखते हुए और घटना का साथ सहानुभूति रखते हुए, और किसी भी प्रकार से हिंसा न बर्दाश्त करने के लिए, क्योंकि जनतंत्र में बहुत ही शर्मनाक घटना होती है जब हिंसा होती है। तो यह हिंसा बहुत ही निंदनीय है
और किसी भी तरफ से हिंसा हुई हो, दोनों निंदनीय है। और यह निश्चित रूप से मान लीजिए कि इसके पीछे राजनीति है। सारे राजनीतिक दल वहां सिर्फ इसलिए जाना चाहते हैं कि उनका वोट बैंक बढ़े। ये देश नेशन फर्स्ट है, वोट बाद में है। चुनाव और वोट यह द्वितीयक है, पहला है कि देश आगे और देश की सबसे जरूरी सुरक्षा, है कि देश में शांति बनी रहनी चाहिए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए आम लोगों को भी सोचना होगा, किसानों को भी सोचना होगा और सरकार को भी सोचना होगा क्या कदम उठाए जाए। प्रशांत, क्या सीख मिलती है इस घटना से? देखिए, सीख से पहले हमें ये समझने की, इनके दोहरे चरित्र को समझने की आवश्यकता है। कांग्रेस, देखिए 1998 में उत्तर प्रदेश में गोली चली, तब कांग्रेस का शासन था किसानों के ऊपर। 2012 में जब पृथ्वीराज जी वहां पर मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब गोली चली किसानों पर, कांग्रेस का शासन था। ये बस्तर में के सिलेगर में पुलिस की गोली से कई किसान अभी मारे गए हैं, आपको पता होगा। 5 महीने से वहां आंदोलन कर रहे हैं किसान। न राहुल पहुंचे, न प्रियंका पहुंची, न भूपेश बघेल पहुंचे। तो इनका दोहरा चरित्र है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। आप प्रियंका जी से पूछिए कि वहां क्यों नहीं जा रही है वो। वहां जाना चाहिए ना, वहां के विषय में चलिए कह ही दें, कोई ट्वीट ही कर दें। पार्टी के नेता अशोक जी, उन्होंने चौकी के अंदर घुस के सिपाहियों को मारा। बुलंदशहर में एक हाईवे के पास गांव है, बुलंदशहर के पास, उसमें गैंगरेप हुआ, जिसमें आजम खान साहब का बयान आया था कि ये राजनीतिक साजिश हो सकती है, जिसपे उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाकर माफी मांगनी पड़ी। अपने इस बयान के ऊपर उनकी घोर निंदा हुई अखिलेश जी की। तो ये दोहरे चरित्र है। ये लोग तो इनको मौका देख रहे हैं, इन्हें मौका चाहिए, मौका इनको मिल नहीं रहा, क्योंकि माननीय योगी जी के शासन में विकास की जो धारा प्रवाह, जो विकास हो रहा है, उसको देखकर इनका मौका कुछ नहीं है, कोई अवसर नहीं है। इसलिए ये एक इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं कि किसी प्रकार कोई अवसर हमें मिल जाए। सरकार में यहाँ पे इनपुट्स आपके पास है, आपके पास तमाम इनपुट आते हैं, तो उन पर ध्यान देना चाहिए। आगे इन घटनाओं को ना हो, ऐसी अप्रिय घटना ना हो, इसके बारे में सरकार को अपने इनपुट, जो तमाम सारी एजेंसियां होती हैं उनसे रिपोर्ट आती है, उनको देखकर नजर बनाए रखना चाहिए। घटना होने से पहले ही अगर काबू पा लिया जाए तो इस तरह की घटना ना हो। जी देखिए, अब ये तो एक अब आंदोलन कर रहे हैं और उसमें इस प्रकार की घटना किस प्रकार दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हुई है, वो सारा विषय आपके भी संज्ञान में है। और ये जो किसान के विषय में जो बात हो रही है, देखिए किसान जी, अब जब ये किसान आंदोलन जो किसान का आंदोलन चल रहा है, उनकी डिमांड थी। सरकार ने पूछा क्या डिमांड है, बोले एमएसपी जो है उसकी गारंटी दे दीजिए लिखित। सरकार ने लिखित गारंटी दे दी इनको। फिर उन्होंने कहा बिजली बढ़ जाएगी, आप बिजली का कानून पुराना लागू रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा बिजली कानून पुराना वाला लागू रहेगा, बिजली नहीं बढ़ाएंगे हम रेट उसका। बोले कारपोरेट का कब्जा हो जाएगा तो उसमें भी संशोधन कर देंगे, जैसा आप कहेंगे। सरकार ने कहा पराली जलाने पर भी सरकार ने इनको सहमति दी। तो वो सारी चीजें जब मान ली, उसके बाद भी धरना चल रहा है। तो ये तो राजनीति से प्रेरित धरना है ना। आप कोई व्यक्ति अगर सो रहा हो तो उसको आप जगा सकते हैं। जो व्यक्ति जागा हुआ है, आंख बंद करके मक्कड़ बना रखे हैं उसने कि मैं सोया हुआ हूं, तो वो तो हिलाने से भी नहीं उठने वाला ना। तो ये तो नाटक है सब, ये अलग चल रहा है, ये राजनीति से प्रेरित विषय है। और सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि वो हर वो कदम उठा रहे हैं जो किसानों के लिए अच्छे हैं, हितकारी हैं, उनके विकास के लिए हैं। आखिर यह आंदोलन एक लंबे समय से चल रहा है और 2 घटनाएं ऐसी हुई इसमें जो शर्मसार करती हैं। आपको लगता है इस घटना में मारे गए किसान मारे गए, दुखद है, लेकिन उस घटना में अन्य लोग भी मारे गए। किसी भी तरीके की हिंसा बर्दाश्त नहीं है इस देश में। जब हमने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती मनाई। बिल्कुल विकास जी, देखिए राजनीतिक नेता जो हैं, जो राजनीतिक पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं, उन पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो अपने सिर्फ बोलने वालों, अपने जो उनके जो फॉलोअर्स हैं, सिर्फ उनके ही नहीं, पूरे समाज में उनके जो वक्तव्य होते हैं उनका बड़ा प्रभाव होता है। तो उनको ज़रूर एक जिम्मेदारी से अपने बयानबाजी करनी चाहिए। और क्योंकि देखिए अभी इसी घटना में आपने देखा कि किसान नेता ने कैसे जो वीडियोज़ हैं वायरल हो रहे हैं, उसमें उन्होंने बोला कि मीडिया पर भी अगला हमला हो सकता है, मीडिया को भी टारगेट किया जा सकता है। और कैसे जो सत्ता पार्टी के नेता हैं उन्होंने कैसे चीज़ों को गलत तरीके से रखा। तो उससे ये एक तरह भयानक एक दृश्य हमें सामने आया। तो ये जिम्मेदारी राजनेताओं को और जनप्रतिनिधियों को लेनी पड़ेगी कि अपने बयानों में एक संयम रखें और एक जो सौहार्द की भावना है उसको कहीं भी टूटने ना दें, क्योंकि ये चीज़ें अगर बढ़ती हैं तो फिर एक भयानक रूप अवश्य ही ले लेती हैं। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर
कैसे आगे आने वाली चीज़ों में हम इस चीज़ को संभाल सकते हैं। तो चुनाव से पहले तो इस तरह के घटनाओं में आप देखते हैं तेज़ी आई जाती है, जहां पर हर राजनीतिक पार्टी उस अपने चीज़ को अपनी तरह से उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करती है, लेकिन जनता को भी संयम बरतना चाहिए और वहां पर जो लोग मौजूद हैं, जो घटना के आसपास भी रहते हैं, उनको भी संयम रखना चाहिए कि बिना कुछ जाने अफवाहों पर विश्वास करने की बजाय थोड़ा संयम रखें, जिससे चीज़ें स्पष्ट सामने आ सके। बिल्कुल, राजनीतिक दलों को भी ध्यान देना चाहिए। सभी लोगों को राजनीति करनी है, लेकिन राजनीति के बीच कहीं जनभावना, कहीं शांति व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए रतन मणि जी किस तरीके से देखते हैं आप? अब सरकार एक सीख लेगी, जिस तरीके से सरकार कहती है कि काम कर रही है, लेकिन एक बड़ी बात है कि हमारा देश, हमारी पहचान है मधुरता की, प्रेम की, भाषाई रूप से जो बयान आते हैं, बयानों पर संयमित रहना बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है जिस तरह से देश में एक ऐसा माहौल बन गया है कि सभी राजनीतिक दल किसी एक राजनीतिक दल के विरोध में ही माहौल बनाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, तो उसकी वजह से लगभग हर राज्य में राजनीतिक टकराव की स्थिति बनी हुई है पिछले कुछ वर्षों से। मुझे समझ में नहीं आता कि जब एक सरकार लोगों द्वारा चुनकर 5 साल के लिए सत्ता पर आ गई है, तो उसके साथ मिलकर देश की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि देश में एक समन्वय का वातावरण बना रहे। लेकिन इसके बजाय अगर लगातार टकराव की स्थिति बनी रहे और लगातार किसी एक तरफा बयान की वजह से माहौल में असंतोष पैदा करने की कोशिश की जाए, तो मुझे लगता है ये लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। और दूसरी बड़ी बात जो मुझे लगता है कि जिस तरह से पूरे समाज में बदलाव आ रहा है, लोगों की अपेक्षाएं बदली हैं, टेक्नोलॉजी का इतना विकास हुआ है, तो हमको कई सारी पुरानी चीज़ें छोड़ के नई चीज़ों को स्वीकार करना होगा। तमाम सारे पुराने कानून छोड़ के नए कानून बनाने पड़ेंगे। 1950 और 60 के दशक की जो चीज़ें आज वैलिड नहीं हैं, उन्हें हमें बदल के आने वाले आधुनिक समय के अनुरूप और अनुकूल बनाना होगा। इस बात को सभी राजनीतिक दल अगर नहीं समझेंगे, तो पूरे प्रदेश में और पूरे देश में टकराव की स्थिति कहीं न कहीं बनी रहेगी। तो मुझे लगता है इस तरह के बयानों से और इस तरह के टकराव की लगातार बनी रही स्थिति से हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए, वरना देश की विकास में जो बाधाएं आती रही हैं वो आगे भी आती रहेंगी। और इससे जो घटना हुई, घटना के बाद प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा जो समझौता किया गया, समझौते में राकेश टिकैत रहे साथ में, आपको लगता है सहमति बन गई? 24 घंटे से पहले ही सहमति बन गई। अशोक जी, आने वाले समय में जो एक किसान आंदोलित है, तो राकेश टिकैत की भूमिका आगे आप लोगों के लिए अब इस आंदोलन को खत्म करने में अच्छी रहेगी? देखिए, वहां जहां तक मैं समझता हूं कि यह आंदोलन अभी चुनाव तक किसी भी प्रकार से खींचने का पूरा प्रयास विपक्षी दल करेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि आंदोलन समाप्त हो और उनको कोई राजनीतिक और उनका कोई लक्ष्य है ही नहीं है, सिवा सत्ता पाने के, कुर्सी पाने के, और किसी प्रकार से बवाल खड़ा करके और इस देश में, प्रदेश में अराजकता का वातावरण हो जाए तो उनका कुछ कहीं से छींका टूट सकता है, ऐसा उनका मानना है। अब देखिए, यही राकेश टिकैत थे या यही सारे विपक्षी दल ये कह रहे थे स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करिए। इस तीनों कानूनों में स्वामीनाथन आयोग का पूरा रिपोर्ट इसमें लागू करने का पूरा प्रयास किया गया है। किसानों को यह कहा गया है कि वो आप कहीं भी सामान बेचिए अपना। किसानों को यह कहा गया कि आप अनुबंध करने के पहले आपकी कहीं जमीन नहीं जा रही है, आप और कई प्रदेशों में, पंजाब वगैरह में तो कब से पेप्सी कोला वगैरह ये सब किए हुए हैं, अनुबंध किए हुए, खेती कर रहे हैं वो लोग। मगर मुख्य बात यह है कि जो बिचौलिए और अड़हतिए हैं, इनका हित बहुत तेजी से मारा गया है और परिणाम यह हुआ है कि वो कभी भी यह कानून खत्म करने के अलावा कुछ नहीं बात करेंगे। वो चाहेंगे भी नहीं कि शांति हो प्रदेश में, वो ये भी नहीं चाहेंगे कि किसी प्रकार से कोई समझौता हो जाए। राकेश टिकैत जी ने आज संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ करके उन्होंने कहा है, मगर आप देखिएगा उनको सब अलग कर देंगे। अब उनको अलग करेंगे क्योंकि इसके पीछे जो लोग हैं, विदेशी शक्तियां भी इनके पीछे भी हैं। ऐसा नहीं समझिए कि केवल भारतवर्ष के विरोधी दल ही इसके साथ हैं, विदेशी शक्तियां भी इस देश को अस्थिर करना चाहती हैं। तो देश को तैयार रहना पड़ेगा, सरकारों को तैयार रहना पड़ेगा कि जो अराजकता का वातावरण अभी चुनाव आते आते बहुत सा पैदा होगा। कुछ शक्तियां विदेशी
वो जिक्र कर रहे हैं। तो फिर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाए। देखिए, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह ही दिया है कि जो भी लोग इसमें जो भी इस प्रकार की घटनाओं में लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कदम उठाया जाएगा। और हमारे जो देशवासी हैं उन पर मैं बहुत विश्वास करता हूं, किसानों पर बहुत विश्वास है मेरा। मुझे लगता है कि सब समझते हैं कि देखिए, समाजवादी पार्टी और बसपा की 10 साल की सरकार 95,000 करोड़ का गन्ना का भुगतान कर पाई और हमारी सरकार ने 1.5 लाख करोड़ का भुगतान कर दिया 4.5 वर्ष में। वो 10 वर्ष में नहीं कर पाए। क्या किसान नहीं जानते? किसान नहीं जानते कि अब इससे बेटर क्या हो सकता है? जो मतलब भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, उसने एक रिकॉर्ड बना दिया गन्ना भुगतान में। ये लोग 96 महीने का गन्ना भुगतान बकाया था जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 4 संभाला। 96 महीने का, कैन यू बिलीव? और आज ये लोग किसान की बात करते हैं। 36,000 करोड़ का 86 लाख किसानों का ऋण माफ किया। अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया हम लोगों ने। हमने 30,000 करोड़ रुपया सम्मान निधि दी। क्या इन्होंने दी? क्या किसान नहीं जानता? हम लोग सम्मान निधि भी दे रहे हैं। किसान के बारे में गांव गरीब और किसान की चिंता इस सरकार जितनी कर रही है उतनी किसी सरकार ने आज तक नहीं की है। आपको तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा। और मैं जानता हूं कि किसान, हमारा जो शहर का अन्नदाता, वो हमारे देश का अन्नदाता किसान है, वो सब जानता है, सब देख रहा है और बहुत ज्ञानी है। उसको सब पता है कि इस सब नाटक में वो आने वाला नहीं है। आप आने वाले समय में जो अराजक तत्व हैं, आपको लगता है, आपकी तरफ से कहा जाता है कि इसमें कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जो पूरा एजेंडे को एक चला रहे हैं अपना, लेकिन आज के समझौते की बात अगर करते हैं उसमें राकेश टिकैत की जो भूमिका है, उसमें लगता है कि आने वाले समय में जो किसान आंदोलन चल रहा है, एक रास्ता फिर से दिख रहा है। आप लोग साथ बैठे, अधिकारियों के साथ बैठे हैं अगर, तो आने वाले समय में सरकार के साथ भी बैठेंगे और किसान हटेगा, सड़क से हटेगा। प्रशांत जी, देखिए, अगर किसी भी प्रकार की बातचीत के लिए सरकार सदैव तैयार रही है। हमेशा हम लोग कहते रहे। अभी इन्होंने जो पंचायत की किसान महापंचायत, मैंने उसमें भी कहा और हमारे पार्टी का भी पक्ष और सरकार का भी पक्ष यही था कि अगर इससे भी कुछ अच्छा निकल कर आता है तो हम उसके लिए भी तैयार है। लेकिन हल जो है वो बातचीत से निकलेगा। बातचीत ये करे, सरकार की 12 राउंड की इनसे बातचीत हुई है, सारी बातें इनकी मान ली गई। उसके बाद भी फिर अब ये मैं राकेश टिकैत जी को सुन रहा था, कभी वो रेलवे की बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो राजनीति से प्रेरित बयान देते हैं किसान पर, वो बात ही कहाँ कर रहे हैं? वो तो दुनिया भर की बातें कर रहे हैं और सारी बातें उनकी मान ली गई हैं। हम हर बात जो भी उन्होंने कहा है सब मान रहे हैं। प्रशांत कह रहे हैं कि जब बात करने की बारी आती है तो मुख्य मुद्दों से हटकर अलग अलग मुद्दों पर बात होने लगती है। तो लगता है कि आंदोलन कभी कभी दिशा भटक जाती है, इतनी भटक जाती है कि उनमें कुछ ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं कि हिंसक वारदातें होने लगती हैं। जी विकास जी, ये एक बड़ी ही संवेदनशील स्थिति उत्पन्न होती है कि जब दो सरकार के साथ चर्चा में आप मुद्दों से भटक जाते हैं और कहीं ना कहीं से सरकार भी उसको उन चीज़ों को समझाने में मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह से प्रभावी सिद्ध हुई कि ये सारे जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो कानून लाए गए हैं, वो किसानों के हित में ही हैं। और इन चीज़ों को लेकर इतनी लंबी दूरी तक ये एक टसल चलती रही और इसमें बाकी जो अपोजिशन पार्टी, जो विरोधी पार्टियां हैं, उन्होंने भी अपने को उसमें परिष्कृत करने का कार्य कोशिश करते रहे। तो ये अगर चर्चा सार्थक होती है, उसमें बैठते हैं और सरकार भी और किसान नेता भी उसको चीज़ों को दोनों समझते हैं, तो एक बड़ा एक विकास का रास्ता मिलेगा जिसमें किसानों को भी लाभ होगा और ये इस तरह की घटनाओं से भी हम बच सकते हैं। रतन मणि जी, एक बड़ी सीख है, अब आने वाले समय में ये घटना एक नया रास्ता खोलेगी। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिस तरह के असंतोष और टकराव की हम बात कर रहे थे, वो असंतोष और टकराव किसी तरह से भी देश के और प्रदेश के हित में नहीं है। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, तो मुझे लगता है जिस तरह से इतनी जल्दी इस विकट समस्या का समाधान लखीमपुर खीरी में निकाला गया, मुझे लगता है ये एक उदाहरण बनना चाहिए कि चाहे जितनी ही बड़ी घटना क्यों ना हो, अगर राजनीतिक नेतृत्व द्वारा, सरकार के सभी अंगों द्वारा उसको हल करने का को एक चुनौती के तौर पर ले लिया जाए तो हल निकल सकता है। और उस हल निकलने में जो सरकार के विरोधी पक्ष के लोग हैं वो भी सामने आके बैठते हैं, बात करते हैं। जैसा आज हमने राकेश टिकैत को देखा, अभी तक वो किसी तरह की बातचीत करने को तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन अंततः वो एक शीर्ष पुलिस अधिकारी के साथ बैठे और उन्होंने बात की। तो मुझे लगता है ये एक रास्ता निकलने का एक उदाहरण है। और अगर आगे आने वाले समय में इसी तरह से क्विक थिंकिंग के साथ
और बिना समय गंवाए अगर हल निकालने की कोशिश की गई तो किसी भी समस्या का समाधान जरूर निकल सकता है। बिल्कुल अशोक जी, बहुत कम समय में समाधान की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। निश्चित रूप से जो घटना, जो आज कदम मुख्यमंत्री जी ने उठाया उत्तर प्रदेश के, वो एक तरीके से सभी शंकाओं का समाधान कर रहे हैं कि सरकार शांति चाहती है, सरकार किसानों के हित में है, सरकार किसानों की आय दुगना करना चाहती है, सरकार इस कानून को लागू करके सरकारों के पक्ष में खड़ा होना चाहती है। खास तरीके से छोटे और मझोले किसानों के साथ वो खड़ी हुई है। मगर एक चीज खतरनाक है, आज आप वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि भिंडरवाले की जैसे आतंकवादी की तस्वीर वाली टी शर्ट पहन करके लोगों ने लाठियां मारी है। चीजें हैं, अब जांच होगी, जांच में सारी चीजें सामने आएंगी। प्रशांत, जल्दी में अब समाधान की ओर बढ़ेंगे क्योंकि सरकार ने देखा है मुख्यमंत्री संवेदनशील रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में अब कोई ऐसी घटना नहीं होने पाएगी। देखिए, हम लोग सजग हैं और बिल्कुल निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का तो देखिए जीरो टॉलरेंस है किसी भी प्रकार के अपराध पर भी, और प्रयास हम लोगों का रहता ही है इस प्रकार का, और मैं आशा करता हूं कि सब अच्छा होगा। इस गंभीर मुद्दे पर आप लोगों ने चर्चा में भाग लिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में जो भी होगा देश के हित में होगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।